Hello guys, welcome back and let's start today's news of 29 November. पहली रिपोर्ट आई है बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ऑफ एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 रिलीज़ कौन करता है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करता है, ऑफ कोर्स नाम में ही है। तो मोस्टली ये मीन्स फोकस होगा 71.7% of India's groundwater meet BIS standard, wherein 28.3% of samples exceed limits of one or more parameters. ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग। ये आप पॉजिटिव वे में लिख सकते हो कि 71.7% ऑफ इंडियाज़ ग्राउंड वाटर मीट द BIS स्टैंडर्ड। हमने क्या पोल्यूटेंट्स देखते हैं? मोस्टली नाइट्रेट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड पोल्यूटेंट नेशनली। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका हम वाटर पोल्यूटेंट देखते हैं? नाइट्रेट्स का। ठीक है, और लार्जली एट्रीब्यूटेड टू एंथ्रोजेनिक सोर्सेज। तो ये सारी मेन्स के हैं, ओनली मेन्स के। आप एंथ्रोजेनिक सोर्सेज लिखो, है ना। इनमें आप देखो फर्टिलाइज़र यूज़, इन सब एनिमल वेस्ट सीपिंग इन ग्राउंड वाटर, इन सब की वजह से हमने देखा है कि नाइट्रेट का यूज़, नाइट्रेट की लिमिट बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गई है। एंड दिस इज़ बीन स्टेटेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इन इट्स रिपोर्ट। इनमें से सबसे ज़्यादा किसका है? पंजाब रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट कंटामिनेशन, फॉलोड बाय हरियाणा एंड दिल्ली। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड कहाँ है? यूरेनियम का, यूरेनियम, नाइट्रेट, ये सारा कंटामिनेटेड है। सैलिनिटी, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ पर है? राजस्थान एंड देन दिल्ली। वाटर्स का सलाइन लेवल कहाँ? यूरेनियम लेवल सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, वहीं पे सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ है? कौन से वाटर में? राजस्थान एंड दिल्ली। ठीक है, फ्लोराइड कंटेंट अगेन राजस्थान शोज द हाईएस्ट कंटामिनेशन। लेड में दिल्ली रिकॉर्ड द हाईएस्ट कंटामिनेशन। इट कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, अफेक्ट किडनी। ये सारी चीज़ें तो MCQs में भी आता है। इरिगेशन स्टेबिलिटी, मतलब आपको क्या याद रखना है? सैलिनिटी, फ्लोराइड, इन सब में राजस्थान आ गया है। लेड में दिल्ली आ गया, और यूरेनियम कंटामिनेशन में पंजाब आ गया। ठीक है, और हमने देखा अलग आर्सेजेनिक सोर्सेज एंड ऑल, मैंगनीज, ये सारे भी हमने वाटर्स में देखा है। ठीक है, तो ये सिर्फ मीन्स पर्सपेक्टिव पे हमें क्या याद रखना है? 71.7% ऑफ इंडिया ग्राउंड वाटर मीट्स BIS स्टैंडर्ड। दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। पर फिर भी हमने देखा एंट्रोजेनिक सोर्सेज से कंटामिनेशन लाइक नाइट्रेट, इनका वाइड स्प्रेड यूज़ होता है। यूरेनियम का वाइड स्प्रेड यूज़ होता है इन एग्रीकल्चर एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ कर देता है वाटर के कंटामिनेशन को। अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड कहाँ पर है? उसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा में। और मिनिस्ट्री कौन सी आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1970। ओके, 1970। इट इज़ ऑल्सो चार्जिंग द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी अंडर इस्टेब्लिश अंडर। अच्छा, ये इस्टेब्लिश अंडर क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो याद रखो, मिनिस्ट्री जिस मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो जल शक्ति है, और जब इस्टेब्लिश हुआ था और कुछ वाली पावर्स जो हैं इस पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो रूल्स लिखे रहते हैं वो भी ये चलाते हैं। हेडक्वार्टर का है फरीदाबाद, हरियाणा में। ओके, फिजिकल फॉल्ट लाइंस इन इंडियाज डिजास्टर रिस्पॉन्स। डिजास्टर रिलीफ फंडिंग इन इंडिया इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनइवन। केरला में वायनाड में जो लैंडस्लाइड्स आया था, मेन हमारी क्या है कि उसमें फंडिंग भी तो लगती है, पैसे भी लगते हैं जब वो सारे ऑपरेशंस कैरी होते हैं। तो देखो हमारे इसमें जो डिज़ास्टर रिस्पॉन्स है वो कैसा है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। इस्टेब्लिश अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो सुनामी आई थी। स्टेट डिज़ास्टर उड़ीसा में जो आई थी, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, और NDRF है। SDRF और NDRF है। NDRF कैसे काम करती है? फुल्ली फाइनेंस बाय यूनियन गवर्नमेंट। याद रखना, इंटेंडेड टू सप्लीमेंट SDRF व्हेन अ कैलामिटी इज़ ऑफिशियली। ऑफकोर्स कोई भी कैलामिटी होती है तो स्टेट में होती है ना, तो उस वक्त भी NDRF, ऑफकोर्स NDRF यूनियन कौन है? यूनियन कुछ नहीं है, स्टेट्स का एक कोलैबोरेशन है ना। तो ये किसको फंडिंग देगी? SDRF को असिस्ट करती है जब वो स्टेट्स में। अब देखो SDRF को फंडिंग पहले तो सेंटर से मिलती है, अब देखते हैं कितनी मिलती है। जॉइंटली फाइनेंस्ड बाय SDRF, टिपिकली इन द 75-25 रेशियो, दो इन हिमालयाज इट इज़
Himalayas and Northeast it is 90 to 100. This is important because हम normally 80-20 पढ़ते हैं, 50-50 पढ़ते हैं, 75-25 पहली बार देख रहे होंगे, पहली नहीं मतलब कुछ कुछ फंड्स होते हैं, पर SDRF का याद रखना कौन सा रेशियो में 75-25 रेशियो इम्पोर्टेंट फॉर PYQ। हमने क्या देखा, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज इन फ्रेमवर्क, आउटडेटेड लॉज देखे हैं, रिलीफ नॉर्म्स जैसे कि 4 लाख दे रहे हैं फॉर ईच लाइफ कॉस्ट, आज के डेट में इट इज़ रियली मियर थिंग। Ambiguity in classification of disaster management act 2005 does not define what constitute a severe disaster, allowing discretion in declining eligibility of NDRF। हमें भी नहीं पता कि सीवियर डिज़ास्टर कौन सा होता है, कुछ डिज़ास्टर्स हो जाएंगे और NDRF बोलेगा नहीं ये सीवियर डिज़ास्टर नहीं है, बट इट कॉस्टेड अ लॉट ऑफ लाइफ ना, और हमें भी नहीं पता आगे जाके क्या 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 डिज़ास्टर्स और हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ज़ॉम्बी अटैक। प्रोसीजरल एंड स्लो एड रिलीज, ठीक है, डिज़ास्टर हो गया तब हम जाके हेल्प करते हैं, तो ये जो मैकेनिज़्म है ये काफ़ी स्लो है। वीक फाइनेंस कमीशन, ऑफ कोर्स फाइनेंस कमीशन का एलोकेशन है वीक है, काफ़ी नेग्लेक्टिंग एक्चुअल हज़ार्ड पैटर्न्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है, मेंस में लिखनी है। क्या क्या मेंस में होती है, आउटडेटेड लॉज हुए हैं जैसे कंपेंसेशन लॉज हो गया, एम्बिग्यूटी है जैसे कि सीवियर डिज़ास्टर क्या होता है ये सब बताया नहीं गया, प्रोसीजर काफ़ी स्लो है, देन फाइनेंस मैकेनिज़्म काफ़ी बेकार है। अब हमें देखना है कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। रिमेंबर कंट्रीज़ के ये सारे लिख लिया करो, फॉर एग्जांपल मैक्सिकोज फॉर्मर फॉन्डेंट रिलीज्ड फंड ऑटोमेटिकली व्हेन प्री डिटरमाइंड रेनफॉल और विंड लिमिट्स वेर एक्सीडेड, ठीक है, ये मैक्सिको का क्या फॉन्डेंट रिलीज्ड फंड्स क्या है कि जहाँ पे भी रेनफॉल हुई ऑटोमेटिकली वहाँ पे तुरंत ही पैसे चले जाते हैं, जब वो लिमिट मतलब एक डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है तो वो रिलीज़ हो जाता है फंडिंग। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी मीटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ पैसे जाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है। फिलीपींस यूजेस रेनफॉल एंड फेटिलिटी इंडाइसेस टू ट्रिगर क्विक रिस्पॉन्स, मतलब ये लोग बेटर तरीके से रिस्पॉन्सेस पे ध्यान, मतलब अच्छे तरीके से ये लोग ध्यान दिए रहते हैं कि जब आने वाला रहेगा सुनामी या फिर रेनफॉल या फिर एनी काइंड ऑफ फेटिलिटी, ये लोग तभी रिस्पॉन्स कर देते हैं। अफ्रीकन एंड करेबियन इंश्योरेंस फैसिलिटी यूटिलाइजेस सैटेलाइट डेटा फॉर रैपिड पे आउट्स, दिस इज़ सच अ नाइस थिंग, ये लिखना अफ्रीका का और करेबियन का। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी फेमा है US में, यूजेस पर कैपिटा डैमेज थ्रेशोल्ड पर पर्सन को मिलता है। नाइस, बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख देना। किसकी है, मैक्सिको की तुरंत ही ऑटोमेटिकली फंडिंग, ये सब फिलीपींस पहले ही प्री डिटरमाइंड देखता है और फिर फंडिंग कर देता है। रिसर्चर क्लेम टू क्रैक द रीज़न बिहाइंड ना, IVC's न्यूज़ में है तो हम ये देखते हैं। अदर मेजर थियरीज ऑफ IVC's डिक्लाइन, देखो हमने क्या क्या IVC's के डिक्लाइन होता है। एक तो है रिवर स्कोर का चेंज होना, तो वो बह गई थी पूरी नदी और फिर पूरा IVC डिक्लाइन ये डूब गया था। द रिवर इंडस शिफ्टेड ओवर 30 miles अवे फ्रॉम मोहनजोदारो, ड्राइंग अप द रिवर घाघरा आखर इन राजस्थान, ड्राइंग अप भी है और फ्लडिंग भी है, ठीक है। या फिर बारबेरियन इन्वेजन मतलब आर्यन इन्वेजन। ऋग्वेदा मेंशंस अ बैटल ऑफ अ प्लेस कॉल हरियुपिया या फिर हड़प्पा एंड आर्यंस फॉट अ बैटल इन ईयर, और आर्यंस का इन्वेजन की वजह से ये लोग शिफ्ट होते गए अंदर और हो गए। फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोला गया है। हिस्टोरियन फेयर सर्विस एम्फेसाइज द डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ सेमी एरिड एरियाज, मतलब यानी पानी की कमी, वॉज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पॉपुलेशन बढ़ी। इन्होंने क्या बोला, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, उतनी रिसोर्सेज नहीं है पर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो इसलिए ये हुआ है। ये अकॉर्डिंग टू फेयर सर्विस नहीं मिल पा रही है लोगों को, इसीलिए फेयर सर्विस, ठीक है। DP अग्रवाल, इन्होंने बोला क्लाइमेट चेंज हो गया था। अर्थक्वेक रेज द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स ब्लॉकिंग पैसेज ऑफ रिवर वाटर टू सी, फोर्सिंग वाटर इनटू सिटीज़, मतलब अर्थक्वेक हुआ, अर्थ की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे हो गई, मतलब प्लेट्स मूव होने लग गए एंड फिर वो वाटर जो सी में जाता है, सी का वाटर जो रिवर्स एंड ऑल इन सब पे जाता है वही शिफ्ट, अरे अर्थक्वेक हुआ, पानी भी तो घूम रहा होगा, उसके भी तो प्लेट्स घूमेंगे, तो वो पानी चला गया सिटीज़ में। कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग, हाउसेज ऑफ मोहनजोदारो वेर कवर्ड विद सिल्टी क्ले, है ना, क्ले से ही बने थे, तो रीबिल्डिंग एक्टिविटी बहुत ये हो गई।
अब क्या हमने देखा कि इन लोगों ने क्या बोला, एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ था, इम्पैक्ट ऑफ ड्राउट्स, ये थियोरीज ही थी जो कि मेंस में ले। अब तो हो गया, ये नहीं पूछेगा कभी मेंस के लिए। हाँ, पर ये सब याद रखना पड़ता है, यू नेवर नो आप कब लिख लोगे, कब क्या आ जाए ना, यही नहीं पता रहता। इंडियाज़ न्यू अर्थक्वेक जोनेशन मैप बाय BIS इम्पॉर्टेंट फॉर PY की, ये PT के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नया मैप आया है ना, इंडिया हैज़ रिलीज अ रिवाइज सिस्मिक जोनेशन मैप अंडर द अपडेटेड अर्थक्वेक डिज़ाइन कोड BIS 2025 बेस्ड ऑन फॉल्ट मैक्सिमम लाइकली इवेंट्स। देखते हैं जोन 6 क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस। जोन 6 कहाँ कहाँ है, ये देखो, ये गुजरात के अपर लेयर्स में है, यहाँ पे श्रीनगर ले है ना, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा अंडमान निकोबार, ये पूरा जोन 6 में है। रिमेंबर दिस, नेपाल वाला एरिया, ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट पूरा है, और गुजरात का भी कुछ पार्ट है। जोन 5 कौन सा है, ये देखो महाराष्ट्र का, मुंबई के नीचे ये, फिर जस्ट उसके नीचे तो होगा ही, और ऊपर भी है। दैट्स इट, जोन 6। जोन 5 इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या है, जोन 2 है। जोन 2 इज़ कम, मतलब कम अर्थक्वेक आता है। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जोन 4 है। ओके, दिल्ली, जयपुर, ये सब जोन 4 में आता है। लखनऊ जोन 3 में आता है। गांधीनगर जोन 4 में आता है। और गुजरात का गांधीनगर, यानी गुजरात भी तो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। मुंबई नहीं आता, मुंबई तो जोन 3 में, मुंबई में कभी अर्थक्वेक नहीं आता, आता भी है तो इट्स वेरी साइलेंट। तो अब देखो नंबर ऑफ जोनेशंस कितने हो गए हैं, 2 3 4 5 6 भी हैं, पर दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम। और द इंडियन लैंड मासेस कितने थे, 5 थे, ये 4 थे। अब जोन 6 को भी ऐड कर दिया, हाईएस्ट रिस्क जोन। ठीक है, तो याद रखना, पहले 4 जोन्स थे, अब 5 हो गए हैं। पहला जोन नहीं होता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th को भी ऐड कर दिया, ये हाईएस्ट है इंटायर हिमालयन आर्क। इम्पॉर्टेंट फॉर PYQ, देखो इंडियाज अर्थक्वेक, 61% ऑफ इंडिया लैंड now lies between moderate to high hazard zone, है ना। 75% of India's population is now in seismically active regions. Okay, NDMA, SDRF, इन सबको काम होता है। बाकी कुछ नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, बस एक नया जोन ऐड कर दिया गया है। और कौन करता है, BIS निकालता है। इंडिया री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 26 to 27 with the highest vote. India has been re-elected in category B, comprising countries with largest international interest in international seaborne trade. ठीक है, IMO क्या होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन UK में है। बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, ऑब्वियसली आता है, बिकॉज हर साल हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, हेग, पेरिस, इन सब जगह देखते हैं। ये लंदन UK में है, काफ़ी आया है। 1948 का है और कुछ नहीं है। और क्या है, रोल ऑफ IMO, मार्पोल कन्वेंशन हुआ है जिसको प्रिवेंट करता है, मिनिमाइजेस ऑयल स्पिल्स, गार्बेज स्पिल्स इन वाटर। सो लास्ट क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सीज establishes minimum safety standards for ship including require, यानी हम देखते हैं 2023 IMO strategy to on reduction of greenhouse gases from ships seeks achieve net zero greenhouse gas emission by 2050। याद रखना IMO की स्ट्रैटेजी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस शिप से निकालने का 2050 का है। ठीक है, ये लास्ट डेट है। नेक्स्ट, साइक्लोन डिटावा देखा है हमने रिसेंटली। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका में जो देखा है हमने, अभी बहुत ज़्यादा रील्स भी चल रही है, इंडियन आर्मी हमारी कैसी हेल्प कर रही है। तो डिटवा जो साइक्लोन आया था और श्रीलंका में, उसकी वजह से हमने जाके हेल्प किया, और उस कौन सी ऑपरेशन से, सागर बंधु। श्रीलंका सागर किनारे है ना, तो सागर का बंधु बनकर हमने साथ दिया है श्रीलंका को। द नेम दिप्तावा, हर बार जो भी रीजन्स होती हैं उनमें से ही आते हैं ना, कोई नेम देता है तो दितवा, ये कौन दिया है इस बार, यमन दिया है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन टू विंड्स एक्सीड गेल फोर्स। ठीक है,
नासा इसरो निसार सैटेलाइट, तो हमें भी पता है निसार सैटेलाइट क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कहाँ पे प्लेस्ड है, लो अर्थ ऑर्बिट में। जिससे मैं वही चीज़ बताऊंगी जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कुछ भी पढ़ के फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मत सोचना कि इतनी सारी चीज़ें मैं स्किप क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना। निसार सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। कहाँ पे प्लेस होगी, अगर अर्थ के सारी चीज़ों को ऑब्जर्व, LEO में, इट इज़ प्लेस्ड एट सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट विच सैटेलाइट आर इन सिंक विथ सन जिस हिसाब से चलेगा, जितने टाइम में चलेगा, ये वैसे ही चलेगी। दे विल पास ओवर द सेम स्पॉट ऑन अर्थ एट द सेम लोकल टाइम, ठीक है। जैसे सन पास होगा जितने जितने टाइम में, ये भी उसी के साथ साथ निसार सैटेलाइट पास होगी। और अर्थ ऑब्जर्वेशन है, अर्थ को देख रही है, अर्थ के ही पास है, लो अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है। एशिया पावर इंडेक्स क्या है, वॉज रिलीज बाय ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। इंडिया has secured third ranking, gaining the status of major power, though still US and China are far. MH-60R helicopter क्या है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट नेवल हेलीकॉप्टर बाय US नेवीज एंड अलाइज, ठीक है। मैन्युफैक्चर बाय लॉकहीड मार्टिन, नॉट इम्पॉर्टेंट। रीड्स, अच्छा ये ऐसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक बार याद है थार आया था, वो रिलेटेड टू USA था। थार क्या होता है, तो MH-60R किसका है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है। आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट नेवल हेलीकॉप्टर है US नेवी का, और इससे इंडिया भी ऑपरेट करना चाहता है। रीट्स क्या होता है, रीट्स क्या होता है देख लो, इट इज़ अ कंपनी दैट ओन्स ऑपरेट्स और फाइनेंस इनकम जनरेटिंग रियल स्टेट एंड शेयर्स टू रेज कैपिटल टू डू सो, ठीक है। रियल इस्टेट की जो शेयर्स, यानी जो रियल स्टेट सोल्ड करता है, जैसे बिल्डिंग में शेयर्स आपका होगा, इस बिल्डिंग के पेपर मैं आपको दे दूंगी और पैसे ले लूँगी, इस बिल्डिंग के पेपर। तो जो हम बिल्डिंग्स के पेपर शेयर करते हैं ना, तो उसको रीट्स बोलते हैं। तो इन सब की जो कंपनी होती है जो ये शेयर करवाती है, इसको हम ये वाला इन्वेस्टमेंट, रीट्स इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। सोलार फेज 2 क्या है, सोलार फेज क्या है, सोलार क्या है, सोलार इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर रेजिलियंस इन साउथ एशिया। नवंबर 2025 फेज़ 1 वॉज ड्यूरिंग 2019 to 2025, यानी 5 साल के लिए। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इश्यूज एंड स्विस एजेंसी ऑफ डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। वाटर मैनेजमेंट तो इजीली निकाल लोगे, पर स्विस एजेंसी भी, और सोलार रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है, ठीक है। क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए ये को देखा गया। बार्क, ELVs आर डिफाइंड एज rapidly, ये देखो ELVs क्या है, अ ब्राइट हेलो ऑफ रेड लाइट हैज़ बीन स्पॉटेड फ्लोटिंग अबाउ अ स्मॉल इटालियन टाउन ड्यू टू रेयर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, ठीक है। एक रेड लाइट जैसी स्पॉट हमने फ्लोट करते हुए देखी है इटालियन टाउन में, इसको हम ELVs कहते हैं। एमिशन ऑफ लाइट एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर, ELVs क्या है, डिफाइन एज रैपिडली एक्सपांडिंग रिंग्स ऑफ लाइट एमिशन अप टू अबाउट 300 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ पे, दे आर मोर कॉमन ओवर ओशंस एंड रिजल्ट फ्रॉम हीटिंग ऑफ फायर, ठीक है। जैसे जो फायर जलती जाती है उसके आग निकलते निकलते इनका जो रिंग बनता है ओशंस के आसपास, यही है। फेमिसाइड क्या होता है, द इटालियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ लॉ दैट रिकग्नाइजेज फेमिसाइड्स। ये फेमिसाइड क्या होता है, इट रिफर्स इज डिफाइंड एज इंटेंशनल किलिंग विद अ जेंडर रिलेटेड मोटिवेशन। इमेजिन करो इटालियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया इस लॉ को रिकग्नाइजिंग फेमिसाइड्स, ठीक है। तो फेमिसाइड भी एक क्राइम है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इंडिया को भी अडॉप्ट करना चाहिए कि फेमिसाइड भी एक क्राइम है, रिलेटेड टू वुमेन्स, रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स, इन सब को लेकर एक हेट्रेड हो जाना और इनको मारना, जहाँ पे मतलब इनके अगेंस्ट ये चाहे कुछ भी ना करे, इनके अगेंस्ट फिर भी एक हेट्रेड हो जाती है, ठीक है। तो हर वुमेन जैसी होती है, हर ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं, हर मेल जैसे भी होते हैं, ठीक है। ऐसा सोचना। IIT नाइजीरिया, देखो पहले हमारी IIT कहाँ थी, अबू धाबी में थी, है ना। IIT दिल्ली ने अबू धाबी में कैंपस खोला था, IIT मद्रास ने ज़ांज़ीबार में कैंपस खोला था, ठीक है। सबसे पहले IIT मद्रास ने कैंपस खोला था ज़ांज़ीबार में,
अफ्रीका के 2023 में, ठीक है। और वहीं पे IIT दिल्ली अबू धाबी में कैंपस खोला था 2024 में, ऑफर्स कोर्सेज दैट मैच लोकल लेवल इंडस्ट्री। वहीं पे IIT ने अब खोल दिया है एक नया कैंपस खुला है नाइजीरिया में। नाइजीरिया इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट IIT कैंपस इन वेस्ट अफ्रीका. First batch is expected to begin in 2026, focusing on engineering technology. ठीक है, this initiative is part of National Education Policy 2020, which encourage Indian university to expand internationally. ठीक है, here we end our thing. Meet you tomorrow.